नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर मौत का तांडव मचाया। पटना में हॉस्पिटल में घुसकर एक शख्स को गोलियों से भून दिया। हत्यारे बड़े इत्मीनान से आए, मर्डर करके बड़े आराम से चले गए। रोहतास में जेडीयू के नेता के पिता की हत्या कर दी गई। दानापुर में 20 साल के लड़के को काटकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया। लेकिन बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कुंदन कृष्णन का कहना है कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। अप्रैल से जून के बीच सुपारी किलिंग का सीजन चलता है। किसान खाली होते हैं, सुपारी किलिंग करते हैं, बारिश के बाद फिर काम पर लग जाते हैं, इसलिए अब यह सिलसिला बंद हो जाएगा। एडीजी साहब कह रहे थे कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। बिहार के डीजीपी ने कहा कि पटना में जो मर्डर हुआ वो गैंग वॉर का नतीजा है। एक अपराधी को दूसरे अपराधी ने मार दिया। मरने वाले पर भी दर्जनों केसेस हैं, इसलिए पुलिस क्या कर सकती है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी अजीब तर्क दिया। कहा, गैंग वॉर और आपसी दुश्मनी में मर्डर हो रहे हैं, हर जगह होते हैं, हर राज्य में होते हैं। अब दो आदमी आपस में झगड़ जाएं, एक दूसरे की हत्या कर दें, इसमें पुलिस क्या कर लेगी। इसमें लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई बात ही नहीं है। पुलिस और जेडीयू के नेताओं के बयानों को विपक्ष ने कैसे मुद्दा बनाया, विरोधी दलों ने कैसे नीतीश कुमार पर अटैक किया, इसकी बात करेंगे। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पटना में सरेआम हत्या करने वाला अपराधी कौन है, उसने हॉस्पिटल में मर्डर करने से पहले रील क्यों बनाई। मैं उन एडीजी साहब की बात भी आपको सुनवाऊंगा जो किसानों को सुपारी किलर और क्राइम का ग्राफ बढ़ने के लिए समाज को जिम्मेदार बता रहे हैं। यह भी बताऊंगा कि बिहार की पुलिस आखिर कर क्या रही है, अपनी जिम्मेदारी ठीक से क्यों नहीं निभा पा रही। लेकिन पहले देखते हैं पटना में दिन दहाड़े हुए सनसनीखेज मर्डर की हैरान करने वाली तस्वीरें। यह वीडियो आपको चौंका देगा। पटना के पारस हॉस्पिटल में 5 बदमाश फिल्मी स्टाइल में घुसे, बिना रोक टोक के हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर पर पहुंचे। पांचों ने एक एक करके अपनी पिस्टल निकाली, 209 नंबर के कमरे में दाखिल हुए और 30 सेकंड में चंदन मिश्रा की हत्या करके बड़े आराम से निकल गए। यह खौफनाक वारदात सुबह 7 बजे हुई। पता लगा कि पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा नाम का एक अपराधी एडमिट था। चंदन बक्सर का बड़ा क्रिमिनल है। उसके खिलाफ हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर, लूटपाट और किडनैपिंग जैसे संगीन मामलों में 24 केसेस दर्ज हैं। हत्या के केस में उसे आजीवन कैद की सजा हुई थी। चंदन मिश्रा बेऊर जेल में कैद था। इलाज के लिए पैरोल पर छूटा था। हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा था, लेकिन आज सुबह उसकी हत्या कर दी गई। हॉस्पिटल में मर्डर की खबर से सनसनी फैल गई। हत्यारों के भागने के बाद पुलिस पहुंची, जैसे फिल्मों में पहुंचती है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम को बुलाया गया। कुछ देर में पटना के आईजी भी पहुंच गए। इसके बाद पुलिस की तरफ से बयानबाजी हुई। आईजी साहब ने कहा, यह मर्डर 2 गैंग की आपसी रंजिश का नतीजा है। इस केस में अपराधियों के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ की मिलीभगत भी हो सकती है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। तो यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं। जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है। तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी उस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे, तो उनकी भी हम लोग जो पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जा पाए। बिहार के डीजीपी विनय कुमार की बात भी आपको सुनवाता हूं। डीजीपी साहब कह रहे हैं कि चंदन मिश्रा की दुश्मनी शेरू नाम के अपराधी से थी। उसकी जान को खतरा था,
इसलिए चंदन को आगाह कर दिया गया था। चंदन मिश्रा ने अपनी सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसकी हत्या हो गई। जो मृतक हैं वो पूर्व में काफी दुर्दांत अपराधकर्मी रहे हैं और इनका बक्सर में आतंक था। इनके विरुद्ध दर्जनों हत्या के कांड हैं। हत्या के कांड में ये सजा याफ्ता भी हैं। फांसी की सजा इनको हुई थी, जो बाद में अपील में वो आजीवन कारावास में कन्वर्ट हो गई थी। उसके अलावे भी इन पर कम से कम 3 दर्जन कांड अभी भी ट्रायल में है। कुछ समय पूर्व इनको अलर्ट भी किया गया था कि आप अलर्ट रहें, चूंकि इनका जो पहले इन्हीं के साथ के जो अपराधकर्मी थे, जो को एक्यूज थे, वो अभी इनके प्रतिद्वंदी हो गए हैं। तो इनको अपने ही जो पूर्व में सह अभियुक्त रहे, सह को एक्यूज रहे लोगों से इनको खतरा था, इनको अलर्ट भी किया गया था। अब इस केस के अनुसंधान को बड़ी तीव्रतापूर्वक की जा रही है। अब हमारा प्राथमिकता ये है कि जो इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार करें। काफ़ी कारगर सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। उन सूत्रों का अनुसरण करते हुए हम सोच रहे हैं कि डिटेक्शन तो अवश्यंभावी है, जल्द से जल्द हो जाएगा। अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हम त्वरित गति से कर लेंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कह रहे हैं चंदन को अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था, पुलिस की चेतावनी को सीरियसली लेना चाहिए था। लेकिन डीजीपी साहब ने यह नहीं बताया कि पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि शाम होते होते यह पता लगा कि मर्डर को अंजाम देने से करीब 1 महीने पहले अपराधियों ने इसी हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर रील बनाई थी। अब दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सभी शूटर्स की पहचान कर ली है। इसमें एक शूटर का नाम तौसीफ बादशाह है। तौसीफ के खिलाफ हत्या, आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक तौसीफ फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। पुलिस ने तौसीफ की पहचान करने के बाद फुलवारी शरीफ में उसके घर पर छापेमारी की और जाहिर है वो अपने घर पर तो नहीं मिला होगा। इसके बाद पुलिस की एक टीम उस स्कूल में पहुंची जहां तौसीफ की मां टीचर है। पुलिस ने उसकी मां से पूछताछ की और तौसीफ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल तौसीफ फरार है। पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस का दावा है कि शेरू ने ही चंदन मिश्रा की हत्या करवाई। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार ने कहा, तौसीफ और दूसरे शूटर्स की तलाश की जा रही है। उनके ठिकानों पर लगातार छापे मारे जा रहे हैं और जल्दी ये अपराधी पकड़े जाएंगे। आज सुबह में चंदन मिश्रा की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। इसमें अनुसंधान जारी करते हुए कई तरह की टीम है जो विभिन्न जगहों पर रेड छापेमारी कर रही है। जो इसमें घटना करने वाले अपराधकर्मी हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनके विभिन्न ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। ये घटना अब जो कि अपराधी रहे हैं पूर्व के और 24 से ज़्यादा केस इन पर दर्ज रहे हैं और सजा याफ्ता भी रहे हैं, उसी में जो कि वर्चस्व को लेकर लड़ाई थी उसी को लेकर ये घटना करी गई है। इसमें जो जहाँ ठिकाने जहाँ प्लानिंग की गई थी, जहाँ छुपने का स्थान था, वहाँ पे पुलिस लगातार रेड छापामारी कर रही है और जल्द ही अपराधी को तक पुलिस पहुँच जाएगी और उन पर कड़ाई से कार्रवाई होगी। पटना के हॉस्पिटल में मर्डर की तस्वीरें किसी फिल्म के सीन जैसी हैं, पर दुख की बात है कि यह शूटिंग असली है। हत्यारों ने मर्डर के 1 महीना पहले हॉस्पिटल के बाहर रील बनाई, तब भी फिल्मी अंदाज में सोशल मीडिया पर अपने इरादे जाहिर किए और पुलिस को सब पता था, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही। इस मामले में पुलिस अफसरों के बयान भी हैरान करने वाले हैं। एक व्यक्ति अपराधी था, क्रिमिनल था, इसलिए उसकी हत्या हो जाए तो यह पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गैंग वॉर में कोई मारा जाए तो यह पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। मारे गए शख्स की जान को खतरा था, यह बात पुलिस ने उसे एडवांस में बता दी थी, इसलिए उसे ही अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए था। इस तरह के बयान अगर डीजीपी और आईजी लेवल के अफसर देंगे तो पुलिस के हाल पर गुस्सा तो आएगा ही। पुलिस इतनी बेबस, इतनी लाचार कैसे हो सकती है? अब सवाल यह भी है कि पटना के दानापुर में आज जो मर्डर हुआ उसके लिए पुलिस किसे जिम्मेदार ठहराएगी? दानापुर में 20 साल के लड़के का गला काटकर उसके घर के दरवाजे पर फेंक दिया गया। पता लगा शिवम नाम का यह नौजवान पिता के साथ पटना में रहकर पढ़ता था। कल शाम को दादाजी के पास दानापुर के
हथियाकंद गांव गया। दादा के घर से कुछ देर बाद वापस आने की बात कहकर निकला था, लेकिन लौटा नहीं। कुछ घंटों के बाद घर के बाहर उसकी लाश मिली। उसका गला काटकर उसकी हत्या की गई थी। शिवम की हत्या से पूरे गांव में कोहराम मच गया। पुलिस पहुंची और पुलिस ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस से अपराधियों का पता लगाया जा रहा है। हत्यारे बच नहीं पाएंगे। शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक जिनका नाम शिवम उर्फ बंटी है, उनके घर के पास ही किसी धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई है। और इसमें एसएचओ शाहपुर और हम सभी लोग घटनास्थल पर आए हुए हैं। एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है, वो अपना साक्ष्य संकलन करके जा भी चुकी है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे किसमें कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला हत्या का प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि इसमें किसी धारदार हथियार से सिर पर वार करके युवक की हत्या की गई है। इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं। टेक्निकल और जो साइंटिफिक एविडेंस हैं वो सारे के सारे निकाले जाएंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा जो साक्ष्य संकलन किया गया है उन सारी चीज़ों को एक साथ मिलाकर देखा जाएगा और तब किसी मुकम्मल निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। इसके अलावा हम लोग आसपास जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं उनको भी खंगाल रहे हैं। परिजनों से भी हम लोगों की बात हुई है कि युवक को लास्ट रात को 11 बजे के आसपास घर पर देखा गया था और उसके बाद फिर वो घर से बाहर निकला है। इन सारे बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं और जल्दी इस केस का उद्भेदन कर लेंगे। रोहतास में भी एक जेडीयू लीडर के पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जेडीयू नेता के पिता पारसनाथ सिंह घर के पास गौशाला में सोते थे। रोज सुबह घर आ जाते थे। आज नहीं पहुंचे तो परिवार वाले उन्हें ढूंढने गौशाला में गए। वहां पारसनाथ सिंह की खून से लथपथ लाश मिली। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि पारसनाथ सिंह की हत्या जमीन के विवाद के कारण हुई है। पटना के मर्डर को पुलिस ने गैंगवार बताकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश की, लेकिन क्या दानापुर और रोहतास में हुए मर्डर कानून व्यवस्था और सवाल खड़े नहीं करते? यह सवाल जब बिहार के एडीजी एसटीएफ कुंदन कृष्णन से पूछा गया तो उन्होंने बड़े दार्शनिक अंदाज में कहा कि पुलिस तो पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रही है, लेकिन क्या करें, ये मौसम ही ऐसा है जिसमें अपराध बढ़ जाते हैं। एडीजी साहब से पूछा गया कि मौसम का अपराध से क्या लेना देना, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। कहा कि अप्रैल से जून तक 3 महीने ऐसे होते हैं जिनमें किसानों के पास कोई काम नहीं होता। बारिश होने के बाद किसान व्यस्त हो जाते हैं और इस तरह के अपराध कम हो जाते हैं। यानी बिहार में जो मर्डर हो रहे हैं वो किसान कर रहे हैं। इसके बाद कुंदन कृष्णन ने कहा कि चूंकि सुपारी किलिंग्स बढ़ी हैं, इसलिए अब पुलिस शूटर्स का डेटा बैंक बनाएगी और उन पर नजर रखेगी। कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस माह मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या कुछ इस वर्ष चुनाव भी है, तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए हैं। तो एक नया सेल इसी माह हम लोग गठन किए हैं। वो सेल का काम होगा कि जितने पूर्व के शूटर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, सुपारी जो लेते हैं मारते हैं, वैसे लोगों का डाटा बैंक बनाएंगे और उन पर निगरानी रखेंगे। अब पुलिस इतनी हत्या होने के बाद डेटा बैंक बनाना शुरू करेगी। ये पता करेगी कि मर्डरर्स होते कौन हैं। एडीजी कुंदन कृष्णन इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद एडीजी साहब ने कहा कि समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। मकान मालिक बिना वेरिफिकेशन के लड़कों को घर किराए पर दे देते हैं। माता पिता ये ध्यान नहीं रखते कि उनका बेटा पढ़ाई के बजाय कहीं क्राइम के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि बहुत से नौजवान पैसे के चक्कर में सुपारी किलिंग जैसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।
जो आप लोग उठाए हैं कि हत्या पर हत्या, हत्या पर हत्या, तो पटना में इस माह में लगभग 10 हत्याएं हुई हैं। औसतम पूर्व वर्ष में भी पटना में 300 हत्याएं साल में हुई हैं। इस जिला का आबादी करीब 80 लाख आ रहा है। 80 लाख में जरूर 5 लाख नवयुवक होंगे और पटना शहर में सबसे ज्यादा नवयुवकों जो पढ़ाई लिखाई को लेके लॉज, हॉस्टल्स, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में रह रहे हैं। ये वर्ग जो है वो बहुत वल्नरेबल होता है और मुझे कोई संकोच नहीं कहने में कि समाज अपना दायित्व निभा नहीं रहा है। न परिवार के बड़े लोग निभा रहे हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, नवयुवक क्या कर रहे हैं। पढ़ने गए हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं कि अपराध के दुनिया में एंटर कर रहे हैं। जो मकान मालिक है, जो प्राइवेट हॉस्टल चला रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि किसको दे रहे हैं, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है कि नहीं है, वो लड़का सही एड्रेस लिखाया है कि नहीं, कोई वेरिफिकेशन है, किराया से मतलब है। इसमें मात्र पुलिस जिम्मेवार नहीं है। हम लोग सिविल सोसाइटी बोलते हैं। सिविल मतलब क्या होता है? समाज। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन दोनों सहयोग मांगती है, सहयोग के बिना नहीं हो सकता है। एडीजी साहब ने सबके दायित्व बताए, लेकिन पुलिस का क्या दायित्व है ये बताना भूल गए। दार्शनिक एडीजी साहब प्रवचन देकर चले गए, लेकिन उनका यह ज्ञान नीतीश कुमार की सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। विपक्ष ने एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान को इशू बनाया। तेजस्वी यादव ने कहा पुलिस तो यह मानकर मस्त है कि अपराध का सीजन चल रहा है, बारिश के मौसम में क्राइम खत्म हो जाएगा, और नीतीश कुमार पहले से अचेत अवस्था में हैं, इसलिए बिहार में अपराधी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। बिहार जो है सहमा हुआ है। लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है। यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस का बयान है। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी कहा कि जब पुलिस के बड़े अफसर अपराध के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने लगे तो समझ लेना चाहिए कि बिहार में हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। अब एडीजे लॉ एंड ऑर्डर को अगर ऐसा लग रहा है कि किसान जो है वो फ्री है इसलिए अपराध कर रहा है, तो ये उस अफसर की मानसिकता को दिखाता है, सरकार की मानसिकता को दिखाता है और ये बताता है कि बिहार में स्थिति दिनों दिन क्यों खराब हो रही है। जिम्मेवारी लेने के बजाय, अफसरों पर कार्रवाई होने के बजाय अफसर समाज पर, किसानों पर, मजदूरों पर इसका दोषारोपण कर रहे हैं। पारस हॉस्पिटल में जहां पर ये हत्या हुई है वो कोई किसान जाकर थोड़ी ना मारा है। वीडियो जारी हुआ है, देख लीजिए। बाजाप्ता लोग 5 गन लेकर जा रहे हैं और जींस पैंट से और शर्ट से निकाल कर मार रहे हैं। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को किसान खेत में रोपनी करने वाला दिख रहा है तो उनको आंख की जांच कराने की जरूरत है। अब बिहार सरकार को जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। वही रटे रटाए बयान आ रहे हैं कि सरकार पूरी तरह एक्टिव है, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, क्राइम का अचानक बढ़ना चुनाव से पहले सरकार को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती है। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा ने कहा कि अपराध हुए हैं, ये सही है, लेकिन अपराधी बचेंगे नहीं, ये भी तय है। रही बात एडीजी के बयान की, तो उन्होंने किस रेफरेंस में यह बात कही है, ये वही जाने। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है, और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है, और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा। सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा ये अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से पूछा गया कि पटना में 10 मर्डर हो चुके हैं, ये हो क्या रहा है, तो उन्होंने लालू के जमाने को याद किया। इसके बाद कहा कि सारा मामला आपसी रंजिश का है, दो लोगों का झगड़ा हो जाए, एक दूसरे को गोली मार दें, तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है। हत्या कोई आप जो समझ रहे हैं, भुला गए क्या? अपहरण कितना होता था? अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं, हो सकती है कहीं भी दुनिया में, किसी भी देश में होती है, लेकिन यहाँ कार्रवाई तुरंत होती है, गिरफ्तार होते हैं, घटना करने वाले लोग गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद जेडीयू के सांसद संजय झा ने कहा कि पहले की सरकारों में अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए, एक चीज बताता हूं कि क्राइम को लेकर के ये बिहार सरकार के प्रायोरिटी नंबर 1 है। आज से नहीं, जब से सरकार बनी, और जब भी क्राइम होता है तो वो डिटेक्ट भी होता है और सजा भी मिलती है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई राजनीतिक संरक्षण किसी क्रिमिनल को सरकार में देता हो, तो क्राइम तो दुनिया में कहीं हो जाता है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि मैं पिछले 5 साल में कोई कह सकता है कि पटना में कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ है, या रात में वो लोग पटना में निकलने में किन्हीं को वो लगता है। लेकिन इंडिविजुअल केस, और मैक्सिमम मैं देखता हूं इस क्राइम में वो लैंड डिस्प्यूटेड रहता है या आपसी रंजिश का ही रहता है, तो उसमें भी डिटेक्ट करती है और उसको सजा मिलती है। लेकिन एज सच कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, वो तो हम लोगों को नहीं दिखता कहीं। सवाल ये नहीं है कि लालू के राज में ज्यादा मर्डर होते थे, किडनैपिंग्स होती थी, या नीतीश के शासन में ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। ये कोई अपराधों का T20 मैच नहीं चल रहा। सवाल तो यह है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस को क्या निर्देश दिए। सवाल तो यह है कि क्या बिहार की पुलिस ने अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं। सवाल तो यह है कि बिहार में अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं। सवाल तो यह है कि बिहार की पुलिस अपराधियों के सामने इतनी मजबूर, इतनी नकारा क्यों है। पुलिस की व्यवस्था उसके बयानों में झलकती है। एडीजी रैंक का अफसर यह कहे कि किसान हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, यह क्राइम का सीजन चल रहा है और बारिश शुरू होने के साथ ये खत्म हो जाएंगे, ये पुलिस के मानसिक दिवालियापन का सबूत नहीं तो और क्या है। एक अफसर ने कहा किसान जिम्मेदार हैं, फिर कहा कि समाज अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा। यानी जो हत्याएं हो रही हैं, जो लूटपाट हो रही है, उसके लिए या तो समाज जिम्मेदार है या किसान। अपराधी आराम से हत्या करके निकल जाते हैं और पुलिस अफसर कह रहे हैं कि वो शूटर्स का डेटा बैंक बनाएंगे। अब तक क्या पुलिस सो रही थी? 20 साल से होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास है, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है और नीतीश कुमार सीन से गायब हैं। पुलिस की इस तरह की बेसिर पैर की बातों का खामियाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बनाते हैं तो इसमें गलत क्या है। लेकिन नीतीश कुमार दूसरी दुनिया में है। चुनाव से पहले आज उन्होंने एक और दाव चला, बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। जुलाई का बिजली का जो बिल आएगा उसमें 125 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल 0 होगा और बाकी लोगों के बिल में 125 यूनिट बिजली का पैसा कम किया जाएगा। सरकार का दावा है कि इस फैसले से बिहार पर में रहने वाले 1 करोड़ 82 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके इस फैसले के बारे में जानकारी दी। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा उनकी सरकार के इस फैसले से गरीबों को राहत मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर गरीब परिवार हर महीने 125 यूनिट से कम बिजली खर्च करते हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना की शुरुआत की। 125 यूनिट 100% अनुदान देने का काम बिहार की सरकार करेगी, जिसका फायदा 1 करोड़ 82 लाख परिवार बिहार में डोमेस्टिक यूज करने वाले लोग हैं। उसमें से
1,67,00,000 ऐसे परिवार हैं जो 125 यूनिट से कम यूज करते हैं। जो लोग 125 से कम यूनिट यूज करते हैं उनके लिए ये सुनहरा वक्त होगा। अब मैं आपको उसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। आरजेडी के नेताओं ने नीतीश के इस ऐलान को तेजस्वी के आइडिया की नकल बताया। मनोज झा ने कहा तेजस्वी ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया था, इसलिए नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी। तेजस्वी ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का वादा किया था, नीतीश कुमार ने उसे भी लागू कर दिया। मनोज झा ने कहा नीतीश कुमार तेजस्वी की लाइन पर चल रहे हैं, इसलिए अब तो उन्हें भी मान लेना चाहिए कि तेजस्वी ही असली चीफ मिनिस्टर हैं। देखिए, नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं की, किसी और मास्टर से आप लिया गया ये स्ट्रोक है। तो जब आप तेजस्वी जी की पेंशन बढ़ोतरी को आधा अधूरा, पूरा तो नहीं ले पाए, बिजली भी जो निःशुल्क करने की उनकी 200 यूनिट की उनकी कमिटमेंट थी, उसमें से 125 किया। तो जब आइडियाज ले रहे हो ना, तो आइडियाज का स्वामित्व जिसके पास है, कह दो कि वही चीफ मिनिस्टर है। तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर मटेरियल है, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ड्रॉ की हुई लकीरों को आप फॉलो कर रहे हैं प्रतिदिन। अभी तो मैं बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में और भी जो तेजस्वी जी की घोषणाएं हैं उनको आधे अधूरे मन से, आधे अधूरे तरीके से लेकिन लागू किया जाएगा। इसका मतलब आइडिया सुप्रीम है। किसका आइडिया है ये पूरा बिहार जानता है। आरजेडी के नेताओं को जवाब दिया नीतीश सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने। विजय चौधरी ने कहा कि वादे, ऐलान, घोषणाएं तो सारे नेता करते हैं, लेकिन श्रेय तो उसी को मिलता है जो योजना लागू करे। आरजेडी के नेता सिर्फ वादे करते हैं, नीतीश कुमार वादों को पूरा करते हैं, इसलिए तेजस्वी ने क्या कहा उसका कोई मतलब नहीं है। श्रेय उसी का होता है, जनता धन्यवाद साधुवाद उसी को देती है जो सरकार या नेता काम कर देता है। बात बोलने वाले तो सब दिन 50 साल का इतिहास देख लीजिए, कि सब विधानसभा सत्र में देख लीजिए, सब नेता के बयानों पर गौर कर लीजिए, युवाओं को रोजगार देंगे या हम सरकारी नौकरी देंगे, ये सब बात तो हर समय में हर नेता करते आए हैं, लेकिन श्रेय तो उस नेता का होता है जो ये काम करके दिखाता है। आज जेडीयू के नेता कुछ भी कहें, लेकिन ये सही है कि नीतीश कुमार पहले मुफ्त की योजनाओं का विरोध करते थे। उन्होंने मुफ्त बिजली देने को गलत बताया था, लेकिन अब नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं। इसीलिए अगर जेडीयू के नेता ये मान लें कि ये फैसला चुनाव को देखकर किया गया है, तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। आजकल सारे नेता, सारी पार्टियां चुनाव से पहले इसी तरह के फैसले करते हैं। तेजस्वी यादव मुफ्त बिजली, बुजुर्गों, विधवाओं और बेरोजगारों को पेंशन के जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, वो भी चुनावी रणनीति का ही हिस्सा हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है, इसलिए नेताओं को इधर उधर की बातें करने के बजाय सीधी सीधी साफ साफ बात बता देनी चाहिए। बिहार में आजकल एक और काम हो रहा है। नेता अपने अपने इलाकों में अपने अपने सपोर्टर्स को मुफ्त में मटन खिला रहे हैं, कोई बिरयानी बांट रहा है। आज केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मटन पार्टी की खूब चर्चा हुई। ललन सिंह ने लखीसराय में मटन पार्टी की, खुले मन से लोगों को मटन भात का न्योता दिया गया। हजारों लोगों ने भरपेट मटन भात खाया। कुछ लोग तो बाल्टी में भरकर मटन घर भी ले गए। क्योंकि ललन सिंह हर साल अपने कार्यकर्ताओं के लिए इसी तरह के भोज का आयोजन करते हैं, लेकिन आजकल सावन का महीना चल रहा है और ललन सिंह ने सावन के महीने में मटन पार्टी कर दी, इसलिए ये सियासी मुद्दा बन गया। कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने ललन सिंह की मटन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, सावन के महीने में मोदी नीतीश की मटन पार्टी, धर्म के ठेकेदारों डूब मरो। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा, उन्होंने तो नवरात्र से पहले मछली खाई थी, तो इसी पर बीजेपी के लोगों ने खूब हाय तौबा मचाई थी। अब ललन सिंह सावन में मटन पार्टी दे रहे हैं,
क्या बीजेपी के नेता इसे पुण्य का काम बताएंगे? देखिए, अब ललन सिंह जी अपने वर्करों को, लोगों को मटन खिला रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं। भाजपा के लोग तो अब यही बोलेंगे ना, क्योंकि भाजपा के साथ है, उनके केंद्र मंत्री हैं। अभी लोगों का बोली तो निकलेगा नहीं। अब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो हो सकता है कि कल रैली में धन्यवाद देंगे ललन सिंह जी को कि आप सावन में मटन मीट अपने समर्थकों को खिला रहे हैं, तो पुण्य का काम कर रहे होंगे। हम तो सावन में नहीं, हम तो सावन के एक दिन पहले मछली खाए थे। चूंकि मामले को धर्म से जोड़ दिया गया तो ललन सिंह को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा, जो लोग सावन में मीट मछली से परहेज करते हैं उनके लिए शाकाहारी भोजन का अलग से इंतजाम था, इसलिए इसे मटन पार्टी कहना गलत होगा। सब जो लोग आए थे सब लोगों को खाना पीना खिलाया गया। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। हमारा क्षेत्र है, क्षेत्र में चुनाव के बाद, लोकसभा के चुनाव के बाद हम नहीं आ पाए थे, कई अन्य कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं जगह जगह। जब भी मौका मिलता है अलग अलग प्रखंड में जाते हैं तो लोगों की समस्या सुन रहे हैं। जो समस्या है यहाँ भी लोगों ने बताया अपनी समस्या, और उसको जाके अधिकारियों से बात करेंगे, उस समस्या का निराकरण करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी ललन सिंह के बचाव में आ गया है। मांझी ने कहा कि सावन में बहुत से लोग मीट मछली नहीं खाते, अच्छी बात है, लेकिन सावन में मीट सस्ता हो जाता है, इसलिए बहुत से गरीब सावन में खूब मीट खाते हैं। वो खुद सावन में मीट खाते हैं। अगर ललन सिंह ने मटन पार्टी दे दी तो कौन सी बड़ी बात है? तो क्या इसमें फर्क पड़ता है? सावन और भादों से क्या पड़ता है? जो मछली खाने वाले होते हैं, मीट खाने वाले होते हैं, सावन में सस्ता होता है, इसलिए हम लोग तो अपने खुद खूब खाते हैं, इसलिए दिए हैं पार्टी तो अच्छी बात है। इसमें चर्चा की क्या बात होनी चाहिए? ललन को मटन का टशन हो, इसमें कोई गलत बात नहीं। लालू राहुल को मटन बनाना सिखाएं, अपने हाथ से खिलाएं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं। तेजस्वी यादव नवरात्र में दिखा दिखाकर मछली का सेवन करें, यह भी उनका निजी मामला है। नेता जो मर्जी खाएं, जो मर्जी खिलाएं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम तब होती है जब नेता ऐसी बातों पर, एक दूसरे के खाने पीने पर बयानबाजी करते हैं, इससे बचना चाहिए। अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के विधानसभा कैंपस में आज जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर और शरद पवार की एनसीपी के एमएलए जितेन अवाड़ के समर्थकों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की, लात घूंसे बरसाए। असल में कल गोपीचंद पडलकर और जितेन अवाड़ के बीच कहासुनी हो गई थी, इसीलिए खटास तो कल से ही थी। आज दोनों अपने अपने सपोर्टर्स के साथ विधान भवन पहुंचे थे। शाम को करीब 5:30 बजे असेंबली के मेन गेट के अंदर जितेन अवाड़ और गोपीचंद पडलकर के समर्थक आमने सामने आ गए। विधायकों के बीच तनातनी चली रही थी, मामला गर्म था, इसलिए गोपीचंद और जितेन के समर्थक एक दूसरे से उलझ गए, मारपीट करने लगे। कुछ लोगों ने बीच बचाव करके झगड़ा रुकवाया। असेंबली कैंपस में मारपीट एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। इस झगड़े की शुरुआत कल हुई थी जब जितेन अवाड़ अपने कुछ समर्थकों के साथ विधानसभा परिसर में बात कर रहे थे। तभी बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो दरवाजा जितेन अवाड़ को लग गया। इसी बात पर दोनों विधायकों में कासूनी होने लगी। गोपीचंद ने जितेन अवाड़ को गालियां दे दी। हालांकि कल जितेन अवाड़ झगड़ा बढ़ाने के बजाय वहां से हट गए थे, चले गए थे, लेकिन आज उनके समर्थक गोपीचंद पडलकर के समर्थकों से भिड़ गए। असल में जितेन अवाड़ गोपीचंद पडलकर को मंगलसूत्र चोर कहकर चिढ़ाते हैं और गोपीचंद पडलकर शरद पवार को खुलकर गालियां देते हैं। दोनों विधायकों के बीच झड़प की एक वजह यह भी है जो आज विधानसभा में हाथापाई तक पहुंच गई। कैंपस में हंगामे के बाद जितेन अवाड़ ने आरोप लगाया कि गोपीचंद और उनके समर्थक उनको मारने की नीयत से आए थे
और विधानसभा में उनके ऊपर बेवजह हमला किया। अवार्ड ने कहा बीजेपी विधायक सत्ता के नशे में चूर हैं, इसलिए खुलेआम गाली गलौज और मारपीट कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं। हल्ला कोणी केला? मग हे बोला ना, हे बोला, जोरात बोला, परत जोरात बोला, हल्ला कोणी केला? बोला ना, बोला. कशाला प्रश्न विचारता आम्हाला? तुमच्यात बोलण्याची हिंमत नाही तर प्रश्न कशाला विचारता आम्हाला? सांगा कोणी केला? जोरात बोला. बस झालं, अख्ख्या महाराष्ट्राला समजलं कोणी हल्ला केला. आम्हाला याच्यापेक्षा जास्त काय पुरावा द्यायचे नाहीत. जर तुम्ही विधानसभेमध्ये गुंडांना प्रवेश देणार असाल आणि ते हल्ले करणार असतील तर आमचेच जीव सुरक्षित नाही आहेत. मी स्वतः ट्विट टाकलंय, मला आई बहिणीवरनं शिव्या दिल्या आहेत, तुला मारून टाकू, कुत्रा, डुक्कर, काय अजून काय काय लिहिलंय, काय चालू आहे काय विधानसभेत. मी भाषण करून बाहेर आलो आणि थोडासा मोकळी हवा खेळायला बाहेर गेलो होतो. हा मालाच मारण्यासाठी आले होते हे सगळे. म्हणजे विधानसभेमध्ये विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर भवनामध्ये आमदार सुरक्षित नसतील तर कशाला राहायचं आमदार? काय गुन्हा आमचा? कोणीतरी मवाल्यासारखा येतो, आमच्या आई बहिणीवर शिव्या देतो, त्याला ऑफिशियल लँग्वेज म्हणून डिक्लेअर करा ना. अनपार्लमेंटरी वर्ड्स वापरले जातात, करून टाका पार्लमेंटरी वर्ड्स आहेत म्हणून. सत्तेचा एवढा मुजोरपणा, सत्तेचा एवढा माज. जितेंद्र अवार्ड कितने गुस्से में थे तो आपने देख लिया। उद्धव ठाकरे ने विधानसभा कैंपस में मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उद्धव ने कहा कुछ लोगों ने विधानसभा कैंपस को जंग का अखाड़ा बना दिया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को पास कैसे मिला, इसकी जांच होनी चाहिए और मारपीट करने वालों की पहचान करके विधानसभा अध्यक्ष को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। त्यांचा व्यक्तिगत काही असेल तो त्यांचा मुद्दा आहे, पण हे विधान भवन आहे। उनका व्यक्तिगत कुछ भी हो, अपना मुद्दा है, लेकिन ये विधान भवन है, यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बावजूद उन लोगों को पास दिया गया। वो लोग पास लेकर आए थे और किसकी तरफ से आए इसकी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। समर्थक हैं या गुंडे, अगर राज्य की ऐसी स्थिति आ गई है तो विधान भवन का मतलब क्या? जिन्होंने उन्हें पास दिया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये स्पीकर का कार्यक्षेत्र है, क्या उनको मैनिपुलेट किया गया पास के लिए? ये भी एक सवाल है। और विधायकों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट अगर ये विधान भवन तक पहुंच गई है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री को सारे काम छोड़कर पहले इन गुंडों और उनको पालने पोसने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा मानना है कि तभी आप जनता को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी असेंबली कैंपस में मारपीट की निंदा की। फडणवीस ने कहा आज विधानसभा परिसर में जो कुछ हुआ उससे पूरे महाराष्ट्र की बदनामी हुई है, इसीलिए उन्होंने स्पीकर से कहा है कि वो दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लें। जो घटना हुई है वो बहुत गलत है, ऐसी घटना यहां नहीं होनी चाहिए थी। ये पूरा परिसर विधानसभा स्पीकर और विधान परिषद के सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है। मैंने स्पीकर और सभापति से गुजारिश की है कि वो इस मामले का गंभीरता से संज्ञान लें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। यहां इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होते हैं और मारपीट करते हैं, ये शोभनीय नहीं है, इसलिए कार्रवाई होनी ही चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने इस हंगामे के लिए माफी मांगी। कहा वो स्पीकर और अपनी पार्टी के नेताओं से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। जो घटना हुई है इसका अति दुख मुझे है, ये दुर्दैवी घटना है। मैं महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष इनकी मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूँ, माफी मांगता हूँ। हमारे जो लीडर है इनके साथ मैं बात करके। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने भी असेंबली परिसर में मारपीट की घटना को गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। राहुल नार्वेकर ने कहा जांच के बाद वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। आज जो घटना विधान भवन के कंपाउंड के अंदर हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस विषय की पूरी जांच करके इस विषय का अहवाल मैंने मंगाया है। वह प्राप्त होते ही
इस विषय की आगे की कार्रवाई की घोषणा मैं विधानसभा में करूंगा। देवेंद्र फडणवीस की यह बात बिल्कुल सही है कि महाराष्ट्र विधानसभा के परिसर में जो मारपीट हुई उससे पूरे महाराष्ट्र की बदनामी हुई है। महाराष्ट्र की बदनामी तो गैर मराठी लोगों के साथ मारपीट से भी बहुत हुई है, लेकिन यह मारपीट न तो महाराष्ट्र की संस्कृति है न महाराष्ट्र के लोगों का स्वभाव है। राजनीति के नाम पर यह झगड़बाजी बंद होनी चाहिए और यह तभी होगा जब इस तरह की मारपीट करने वालों के खिलाफ लगातार एक्शन होगा। आज विधान भवन से एक और खबर आई जिसकी महाराष्ट्र में काफी चर्चा हो रही है। आज उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बंद कमरे में मुलाकात हुई। विधान परिषद के चेयरमैन राम शिंदे के चेंबर में दोनों नेताओं की मीटिंग हुई। कहने को तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और अपनी पार्टी के विधायकों के साथ मराठी और हिंदी के विवाद को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। उद्धव ने मराठी भाषा के समर्थन में लिखे गए आर्टिकल्स के कलेक्शन की एक किताब देवेंद्र फडणवीस को गिफ्ट की। कहा, इस किताब में विद्वानों ने बताया है कि महाराष्ट्र में हिंदी क्यों नहीं होनी चाहिए। इस पर फडणवीस ने उद्धव को सलाह दी वो ये किताब उस कमेटी के चेयरमैन को दे दें जो उन्होंने भाषा के विवाद पर बनाई है। यहां तक तो सब सामान्य था, लेकिन इसके बाद उद्धव और देवेंद्र फडणवीस ने कमरे में मौजूद बाकी सभी लोगों से बाहर जाने की गुजारिश की और दोनों नेताओं ने करीब 10 मिनट तक अकेले में बात की। इस मुलाकात के बारे में न तो फडणवीस ने कुछ बोला न उद्धव ने, क्योंकि कल ही विधान परिषद में देवेंद्र फडणवीस ने हंसी हंसी में उद्धव को साथ आने का ऑफर दिया था और आज बंद कमरे में उद्धव के साथ मीटिंग की, इसलिए अटकलों का बाजार गर्म हो गया। जब आदित्य ठाकरे से इस मीटिंग के बारे में सवाल पूछा गया तो आदित्य ने कहा वो तो महाराष्ट्र सरकार की 3 लैंग्वेज पॉलिसी का विरोध करने के लिए फडणवीस से मिले थे, उनको आर्टिकल्स का कलेक्शन दिया। इस मीटिंग में और कोई बात नहीं हुई। उनको हमने एक पूरा दाखला दिया है जिसमें बहुत सारे जो पत्रकार हैं, एडिटर्स हैं, बहुत सारे अराज के लोग हैं जिन्होंने त्रिभाषा सूत्री क्यों नहीं पहले से होना चाहिए इस पे लिखा है, वो हमने दिया। देखिए, अभी भी अगर आप देखें तो हमारा यही विरोध है कि पहली से 3 लैंग्वेज पॉलिसी ना हो। आज भी जो अगर आप स्कूलों में जाए तो 5th से है ही, लेकिन पहली से क्यों सकती हो? ये कौन सा आपने कानून निकाला है, कौन सा लॉजिक निकाला है कि पहली कक्षा से 3 भाषाएं सिखाई जाए? देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे बंद कमरे में मिलें, अकेले में बात करें तो उसके मतलब तो निकाले जाएंगे। लोग पूछेंगे क्या खिचड़ी पक रही है? दोनों बड़े नेता हैं, खिचड़ी पकने में देर लगेगी, पर इस खिचड़ी की खबर से एकनाथ शिंदे के पेट में बहुत दर्द होगा। हो सकता है वो इलाज कराने के लिए एक बार फिर से ठाणे चले जाएं और वो ये भी नहीं कह सकेंगे ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के मामले में वेस्टर्न मीडिया ने एक बार फिर से अपने प्रोपेगेंडा से भारत की, हमारे पायलट्स की इमेज खराब करने की कोशिश की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर एक बार फिर से बिना किसी सबूत के एक रिपोर्ट छापी और प्लेन क्रैश के लिए कैप्टन सुमित सबरवाल को जिम्मेदार ठहरा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि 12 जून को एयर इंडिया का जो बोइंग विमान क्रैश हुआ था उसका फ्यूल कंट्रोल स्विच कैप्टन सुमित सबरवाल ने ही ऑफ किया था, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद प्लेन के इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद हो गई, दोनों इंजन बंद हो गए और प्लेन क्रैश हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा अमेरिका के ऑफिशियल्स के हवाले से दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि विमान को फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर उड़ा रहे थे और टेक ऑफ करते ही उन्होंने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा कि उन्होंने फ्यूल कंट्रोल स्विच क्यों कट ऑफ कर दिया। इस पर फ्लाइट के कैप्टन सुमित सबरवाल ने कहा उन्होंने ऐसा नहीं किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि उसके पास इस बात का क्या सबूत है कि प्लेन का फ्यूल स्विच ऑफ हुआ था, क्या सबूत है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ किया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर के दोनों हाथ बिजी रहे होंगे, इसलिए वो ऐसा फ्यूल स्विच ऑफ नहीं कर सकते थे। ऐसे में शक की सुई कैप्टन सुमित सबरवाल की तरफ घुमा दी गई,
क्योंकि फर्स्ट ऑफिसर कुंदर घबराए हुए थे, लेकिन फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ होने के बावजूद कैप्टन सब्बरवाल शांत थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट पर हमारे देश के पायलट्स ने सख्त ऐतराज जताया है। इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड एयर मार्शल संजीव कपूर ने कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया के बायस की मिसाल है, क्योंकि जब भी वेस्ट के विमानों पर या इक्विपमेंट पर सवाल उठते हैं तो यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि भारत जैसे इमर्जिंग कंट्रीज के पायलट इंफीरियर हैं। संजीव कपूर ने ऐसे कई एग्जाम्पल दिए जब प्लेन क्रैश के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन जांच के बाद हादसे की वजह कुछ और निकली। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो एक ट्वीट किया है और जो न्यूज़ में भी निकल के आ रहा है वेस्टर्न मीडिया से, कि जो कैप्टन सब्बरवाल थे एयर इंडिया 171 फ्लाइट के कैप्टन, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न है, दर्शाता है डेवलपिंग नेशंस के पायलट्स के लिए, जो भी कोई बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश होता है। अगर आपको याद हो तो 2014 में मलेशियन एयरलाइंस 370 बोइंग 777 समुंदर के ऊपर से लापता हो गया, जो कोलालमपुर से बीजिंग जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि ये पायलट एरर है और पायलट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो जहाज आज तक नहीं मिला। लायन एयर का जब जहाज क्रैश हुआ 2018 में 737 मैक्स, तब उन्होंने बोला कि पायलट की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो पायलट एरर है। 2019 में जब 737 मैक्स क्रैश हुआ तो उन्होंने बोला कि ये फिर पायलट एरर है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जबकि बाद में पता चला कि ये एक MCAS स्विच का माल फंक्शन है। ऐसे ही एयर इंडिया 171 की रिपोर्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, और ये कहना कि पायलट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये नैरेटिव ऐसा बिल्डअप करना मेरी समझ से एक बड़ी नैरेटिव की तरफ इसको लेके जा रहा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने भी वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। FIP ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा, इस मामले की जांच में पायलट्स को भी शामिल किया जाए, जिससे कोई भी मैकेनिकल फॉल्ट्स को गलत तरीके से इंटरप्रेट न कर पाए। FIP के प्रेसिडेंट CS रंधावा ने कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे विदेशी मीडिया पायलट को दोषी ठहराने की जल्दी दिखा रहे हैं और इस तरह की गलत रिपोर्टिंग के लिए फेडरेशन वॉल स्ट्रीट जर्नल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। ये जो रिपोर्ट में कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि पायलट की गलती से वो फ्यूल कंट्रोल स्विच को बंद किया गया, तो मैं ये निंदा करता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल जिन्होंने ये आर्टिकल आज छापा है कि पायलट की गलती है और एयर इंडिया बोलता है कि जहाज ठीक था। इन्होंने रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं है और हम इनके ऊपर हम एक्शन लेंगे FIP के द्वारा। जिसके पास प्रूफ नहीं है वो ऐसी अफवाहें और विचार नहीं दे जिसका कोई एविडेंस नहीं है। रिपोर्ट ने कहीं नहीं बोला, मिनिस्टर साहब ने भी बिल्कुल क्लियरली बोला है कि डिटेल्ड रिपोर्ट जब आएगी तो ये डिटेल्ड रिपोर्ट के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि एक्चुअली ये घटना के अंदर प्रॉब्लम क्या हुई। एक जमाना था जब वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारों की बहुत क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन अब लगता है ऐसे अखबार भी बिना सबूत के किसी को शायद बचाने के लिए लोगों को मिसलीड कर सकते हैं। शुरुआती रिपोर्ट का यह मतलब निकालना कि एक पायलट ने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ कर दिया, पायलट के साथ अन्याय है। जो व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए जिंदा नहीं है उसे दोष देना बहुत आसान होता है, पर यह कोई सीक्रेट नहीं है, ये थ्योरी किसे बचाने के लिए दी गई है। यह सॉफ्टवेयर को क्लीन चिट देने के इरादे से कहा गया, इसीलिए पायलट पर इल्जाम लगाने से पहले फुल एंड फाइनल रिपोर्ट का इंतजार तो करना चाहिए था। गुरुग्राम के लैंडडील केस में आज ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 लोगों को PMLA एक्ट के तहत आरोपी बनाया गया है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ किसी भी केस में ईडी की यह पहली चार्जशीट है। कल ईडी ने इसी केस में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करके रॉबर्ट वाड्रा और उनकी कंपनियों की 37 करोड़ से ज्यादा की कुल 43 प्रॉपर्टीज को
अटैच कर लिया। 2008 में वड्रा की कंपनी के जरिए गुरुग्राम में 7.5 करोड़ रुपए में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी गई थी। उस वक्त हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी। आरोप है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वाड्रा ने इस जमीन का लैंड यूज बदलवाया, कमर्शियल लाइसेंस लिया और फिर बिना किसी कंस्ट्रक्शन के इसी जमीन को 58 करोड़ में डीएलएफ को बेच दिया। 2018 में इस केस की एफआईआर दर्ज हुई और बाद में ईडी ने इसकी जांच की। रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में ईडी ने 18 घंटे तक पूछताछ की और आज उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी। ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। ईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा के दफ्तर से एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया क्योंकि कोर्ट ने अभी चार्जशीट पर कॉग्निजेंस नहीं लिया है, इसलिए ईडी के आरोपों को अब तक एग्जामिन करने का मौका नहीं मिला है। बयान में कहा गया कि वाड्रा कानूनी कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे, उन्हें यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी। रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ईडी की चार्जशीट वाड्रा के खिलाफ राजनीतिक साजिश का एक्सटेंशन है, लेकिन अदालत में उनके ऊपर लगे सारे आरोप गलत साबित होंगे। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तो बहुत सालों से चल रहा है। काफी देर के बाद चार्जशीट फाइल की गई है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि अदालत इस चार्जशीट को कॉग्निजेंस लेता है या नहीं, उसके बाद ही केस आगे बढ़ पाएगा। चलते चलते आपको अमरनाथ यात्रा के बारे में बता दूं, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से आज अमरनाथ यात्रा को रोकना पड़ा। श्रद्धालुओं को आज पहलगाम और बालटाल के बेस कैंप में ही ठहरने के लिए कहा गया है। असल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से यात्रा के रास्ते जगह जगह बंद हो गए हैं। कई जगह तेज पानी के साथ पहाड़ से मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर बहकर आ गए हैं, इसलिए बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए निकले यात्रियों को बेस कैंप पर रोका गया है। जो यात्री बर्फानी बाबा के दर्शन करके लौट रहे थे उनको पंचतरणी कैंप पर रोका गया है, क्योंकि आगे का रास्ता बंद है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और माउंटेन रेस्क्यू टीम ने खराब हुए रास्ते को ठीक करने का काम तेज कर दिया है। कल रात बाबा बर्फानी के दर्शन करके लौट रहे सैकड़ों भक्त रास्ते में फंस गए। यात्रियों की मदद के लिए सेना को लगाया गया। सेना के जवान पहाड़ी रास्ते में जहां जहां यात्री फंसे हुए थे उन्हें निकालकर उनके लिए बनाए गए बेस कैंप तक ला रहे हैं। उनके खाने पीने और ठहरने का इंतजाम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों ने कहा कि सेना के जवान भोले बाबा के दूध बनकर उन्हें बचाने आए, वरना हालात बहुत खराब थे। ऐसा लग रहा था कि अब शायद बच नहीं पाएंगे, घर नहीं पहुंच पाएंगे। यूपी गोरखपुर से आया हूँ अमरनाथ दर्शन के लिए। बालटाल से कल चढ़ाई की, दर्शन करके वापसी में आते वक्त पता चला कि लैंडस्लाइड हो गई। उसके बाद इंडियन आर्मी वालों ने हम लोगों को बहुत मदद की रहने के लिए। बेस कैंप, कंबल, हीटर और चाय पानी नाश्ता और भी और सुबह मॉर्निंग में ये सब नाश्ता करके अब हम लोगों को सुबह बालटाल के लिए रवानगी करेंगे। हम लोग जैसे ही गुफा से निकले, थोड़ा रास्ते में आके पानी बहुत ज़्यादा तेज हो गया था और पहाड़ धंसने लगे थे, तो वहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। तो वहाँ से 2 इंडियन आर्मी ने हमको वहाँ से पूरा सपोर्ट करके यहाँ तक सेफ जगह पे यहाँ पे रुकाया और यहाँ पे टेंट में हमको पूरी सुविधा दी। हमको चाय, कंबल वगैरह सब चीज़ की सुविधा दी और हमको इतना हौसला दिया कि हम मतलब बहुत डर रहे थे, लेकिन उनके हौसले से हम लोग अभी बिल्कुल रिलैक्स हैं। मैं अमरनाथ यात्रा करने आया था। गुफा में गए थे, हमने दर्शन किए और नीचे आ रहे थे। रास्ते में कुछ स्लाइडिंग हो गई है, उसकी वजह से आर्मी ने पूरा बंदोबस्त कर रखा है। हमारे फौज के यही जज्बा, यही खूबी उसे महान बनाती है। हमारे जवान दुश्मनों के लिए यमदूत होते हैं और मुसीबत में फंसे आम लोगों के लिए देवदूत बनकर आते हैं। बाबा बर्फानी के भक्तों को मुसीबत से निकालने वाले हमारे जवानों को इस देश का प्रणाम। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।